नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फिजिक्स लेक्चरर सुनील रामदेव आप सभी का एपेक्स क्लासेज एजुटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम जोश के साथ, एंजॉय के साथ, आनंद लेते हुए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले हम कुछ बात करेंगे 11th की। 11th में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे स्टार्टिंग से चलते हैं, तो हमने देखा कि पार्टिकल डायनेमिक्स था, स्टैटिक्स था, थर्मोडायनेमिक्स, रेडिएशंस, वे मोशन। तो कहने का मीनिंग होता है कि ये फिजिक्स बहुत बड़ा विशाल एक ट्री है और उस ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज है। ये ब्रांच निकलेगी, ये ब्रांच निकलेगी, ये थर्मोडायनेमिक्स है, ये वे मोशन है। तो दैट इज ऑल द ब्रांचेज ऑफ द फिजिक्स, है ना। उसी तरीके से एक और ब्रांच निकल के आती है जिस चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखने से पहले हम कुछ बात करना चाहेंगे। उस फिजिक्स में भी एक और ब्रांच होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक और ब्रांच आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? तो नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से मीनिंग है यहां पर कि इफ द चार्ज इन रेस्ट पोजिशन और इज इन मोशन, तो जो फिनोमिनाओं को शो करेगा, हम जो उसकी स्टडी करेंगे, वो ही फिजिक्स की ब्रांच जो बनती है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे। कि जब भी चार्ज मेरा या तो रेस्ट पोजीशन में है, इफ द चार्ज इन मोशन, तो वो जो फिनोमिना शो करता है हम उसकी स्टडी करेंगे। उस फिजिक्स की ब्रांच को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है एक ब्रांच हो गई, ये विशाल पेड़ हो गया, ट्री हो गया, और उसकी एक ब्रांच हो गई। उसकी दो और ब्रांचेज निकलती है, उसमें से उस ब्रांच का एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक का नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। तो फर्स्ट देखते हैं कि कौन सी ब्रांच आ जाती है हमारी। एक तो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इफ द चार्ज इन रेस्ट पोजीशन, तो जब कभी भी चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा तो वो जिन जिन फिनोमिनाओं को शो करेगा हम उसकी स्टडी करेंगे। उस फिजिक्स की ब्रांच को नाम देंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड व्हाट इज मीनिंग द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? इन विच द चार्ज इन मोशन, हमेशा चार्ज कैसी पोजीशन में होगा? मोशन में होगा। तो हम उसमें जो स्टडी करेंगे, वो फिनोमिना जो शो करेगा, उस फिजिक्स की ब्रांच को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहेंगे। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि ये इस टाइप से ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाएगा। अब बात करना चाहेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रो जो वर्ड नाम पड़ा है वो एक अंबर है। अंबर ऐसा कह सकते हैं कि एक रेजिन है, रेजिन को हम अंबर कहते हैं। और ये अंबर का ग्रीक नेम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो जो वर्ड आया अंबर से निकल के आता है, क्योंकि जितने भी साइंटिफिकल नेम दिए गए हैं वो ग्रीक नेम से है। तो अंबर को कहते हैं हम इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो से क्या मीनिंग है यहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम नाम लिखना चाहें यहां पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, इस तरीके से लिख देते हैं अपन। तो इलेक्ट्रो से मीनिंग होता है यहां पर चार्ज से, ये चार्ज से मीनिंग है। और यहां पर स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट पोजीशन में। इसका मीनिंग है कि जब कभी भी व्हेनेवर द चार्ज इन रेस्ट पोजीशन देन इट शो चार्ज इज इन रेस्ट पोजीशन, तो वो जिन जिन फिनोमिनाओं को शो करेगा हम उसकी स्टडी करेंगे। उस फिजिक्स की ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। ठीक है भाई, तो चार्ज कैसी पोजीशन में होना चाहिए? रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ फिनोमिना शोन बाय द रेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। जब कभी भी चार्ज मेरा रेस्ट पोजीशन में होगा तो उस केस में हम इस फिजिक्स की ब्रांच को पूरा ही नाम लिखा जाए तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। तो समझ में आ गया भाई? तो ये एक रेस्ट चार्ज है और रेस्ट चार्ज जिन जिन फिनोमिना को शो करता है हम उसकी स्टडी करेंगे और उस फिजिक्स की ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ द, हम बार बार बोलते हैं कि चार्ज, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द चार्ज? क्या चीज होती है? तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज की डेफिनेशन देखें तो वास्तव में ये जो चार्ज वर्ड जो नाम दिया था वो विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने चार्ज वर्ड जो है वो उन्होंने दिया था। द चार्ज नेम इज गिवन बाय द विलियम गिलबर्ट। उन्होंने कहा था कि इसको हम चार्ज, इसका नामकरण किया था, एक्चुअल में कहा जाए तो इनका नामकरण किया था विलियम गिलबर्ट ने। अब देखें चार्ज क्या होता है, मुद्दे की बात यह है। तो चार्ज किसे कहे? तो हमने कहा इट इज
a intrinsic, it is an intrinsic property of the matter or a body or a particle. इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट और इंट्रिंसिक के मीनिंग होता है कि जब भी ये जब से बना है उस समय उसके पास में ये प्रॉपर्टी इनबिल्ट होती है, ऐसी प्रॉपर्टी को इनहेरेंट या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे हमने बहुत सारे नाम सुना है कि ये गुड स्टूडेंट है, ये ऑनेस्ट है, ये बहुत सारा हार्ड वर्कर है, तो ये वर्ड जो बनता है ये किसी का नाम नहीं है। इट मींस द चार्ज इज नॉट बी नेम ऑफ ए पार्टिकल, इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। समझे बात को? तो ये भी जो ऑनेस्ट है वो उस इंसान का नाम नहीं है, हार्ड वर्कर है वो उस इंसान का नाम नहीं है, और जो गुड स्टूडेंट है तो वो उस स्टूडेंट का नाम नहीं है। तो ये जो सब वर्ड बोले गए हैं वो उनकी क्या चीज हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। तो अब बताएं अब प्रॉपर्टी कैसे पता लगे? तो हमने कहा ये बहुत सारा अच्छा काम करता है, ये ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट की उन्होंने बहुत सारी फिनोमिना शो करी होगी, तब जाकर हम उसको कहते हैं ये ऑनेस्ट है। हम कहते हैं ये हार्ड वर्कर है, तो हार्ड वर्कर किसे कहे? तो ये बहुत सारा काम किया होगा, बहुत सारी बातें बताई होगी, इतना शो किया होगा फिनोमिनाओं को, तब जाकर हम कहते हैं हार्ड वर्कर है। हम कहते हैं ये बेस्ट स्टूडेंट है, ये गुड स्टूडेंट है। ये सब जो वर्ड काम में लेते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता। जब का क्लास में बैठे फर्स्ट डे तो ना तो किसी के बारे में पता ही नहीं लगता कौन कैसा है, लेकिन उसको धीरे धीरे उसको टाइम टू टाइम क्या शो करना पड़ता है फिनोमिनाओं को, तब जाकर हम उसको कहते हैं ये गुड स्टूडेंट है। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? ये भी प्रॉपर्टीज है, ये भी प्रॉपर्टीज है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। कैसी है? इन विच हम बताए वो सारी फिनोमिना शो करेगा, तब जाकर हम कहेंगे तो ये कौन कौन सी फिनोमिनाओं को शो करे। पहली बात, आराम से और तसल्ली के साथ सुनना, ये चार बातें यदि कोई शो कर लेगा कोई भी बॉडी, तो मैं उस बॉडी को चार्ज बॉडी या उस पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल कह सकता हूं। तो कौन कौन सी ये चार बातें हैं बताइए। फर्स्ट बात, तो इफ द बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन देन इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग है यदि मैं इसको चार्ज कहूं, ये चार्ज है, इसको मैं चार्ज कह सकता हूं। किसको? ये यदि कोई चार्ज है या बॉडी है तो ये कैसी पोजीशन में होनी चाहिए? रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। सेकंड बात, यदि सेकंड कह रहा है इफ द चार्ज इन मोशन, ये चार्ज यदि मोशन में हो तो ये कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। और आखिरी बात जो दोनों ही एक साथ लिख देता हूं मैं, वो कह रहा है ये यदि ये चार्ज इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज को या बॉडी को आप रख दीजिए। द चार्ज और बॉडी इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इसमें रखें तो इसके ऊपर एक फोर्स लग जाना चाहिए। यदि इसके ऊपर फोर्स लग गया, ये चार बात आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं यहां पर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऊपर फोर्स लग जाना चाहिए। इफ द बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन देन इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। If a body is motion, then produce the magnetic field. If the body is placed in electric field as well as magnetic field, then it produces experiences a force. तो इसके ऊपर फोर्स लग जाना चाहिए। यदि ऐसी चारों बात आ गई तो मैं उस बॉडी को चार्ज कह सकता हूं। अब कोई अलग मैटर है कि यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, अलग मैटर, वो अलग बात है, अपन उस पूरे चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में जाने पर, कैसा ही मोशन करने पर फोर्स लगता है। तो ये चार बात आ गई। उन्हीं चार बातों को हम वापस से एक बार फिर से देखते हैं कि चार्ज किसे कहेंगे कि ये बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी कैसी हो? तो फर्स्ट किसे कहूं मैं? देखिए ये मार्कर है, ये मार्कर को मैं कह सकता हूं ये चार्ज है। क्या कब कहे? इफ द बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन देन इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मैं इसको थ्रो कर दूं, इफ द बॉडी इज इन मोशन देन इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। इफ द बॉडी इज प्लेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। यदि ये चार बातों को शो कर देगी तो मैं इस बॉडी को क्या क्या कह सकता है अपन? चार्ज बॉडी, और पार्टिकल होगा तो चार्ज कह सकता हूं मैं, चार्ज पार्टिकल भी कह सकते हैं। देखिए साहब डेफिनेशन देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है। द नेम ऑफ द चार्ज इज गिवन बाय द विलियम गिलबर्ट। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर और ए बॉडी इन विच इफ द बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन, इफ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये याद रखना भाई, प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर और ए बॉडी, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन, ये जरूरी है, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड।
if it is in motion then it produces the magnetic field and it is placed in electric field or magnetic field, है ना, then it experiences a force, then body is said to be charged body और a charge कहला सकती है। ठीक है भाई, इस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे, कोई डाउट नहीं इसमें से। अब देखते हैं इस केस के अंदर हमसे पूछा जाए तो ये चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन में होगा या मोशन में होगा, तो फोर्स इस तरीके से चार्ज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे कहे कि बताइए यहाँ पर ये इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या चीज होती है, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं भाई। तो यहाँ पर मुझे कहे कि बताइए ये पॉजिटिव चार्ज क्या चीज होता है। यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन बना लेते हैं, ये तो चार्ज के लिए डिफाइन कर दिया अपन ने। अब पॉजिटिव चार्ज को एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हमने लिखा है या इस तरीके से हम बतलाते हैं, और कहीं जगह पर लिखा मिल जाएगा कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी और ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द और ए मैटर इज डिफाइंड एज द क्या कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। तो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की हो तो ये बात तो सही है, लिखी हुई भी सही है, लेकिन इसको और अच्छे ढंग से अपन देखना चाहेंगे, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बात समझेंगे आप। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और इस बॉडी में हमने मान लिया 100 प्रोटॉन है और ये 100 ही कितना है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो दैट इज 100 प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, 100 इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज। इट मींस द टोटल चार्ज पूछा जाए तो 100 पॉजिटिव है, 100 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है एंड द टोटल चार्ज इज 0। इट मींस दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज न्यूट्रल बॉडी। ये कैसा बॉडी कहलाएगा हमारा, ये न्यूट्रल बॉडी कहलाएगा। इसी तरीके से अब मान लेते हैं कि हमने क्या करा, इसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से मान लेते हैं, यहां से हमने 5 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इफ द 5 इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, यहां से बॉडी में से इस 5 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। तो यहां पर देखेंगे तो इस तरीके से कंडीशन बन जाती है, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा दिए। अब यहां इसके पास में कितने प्रोटॉन रह गए, 100 प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ए बॉडी, 5 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए तो बाद में रह जाते हैं 95 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, तो हम कहेंगे 100 प्रोटॉन है और 95 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बताओ टोटल चार्ज कितना रहा, प्लस का 5 रह जाता है। अब आप देखेंगे जब कभी भी व्हेनेवर इस तरीके से ये पॉजिटिव साइन जब रह जाएगा तो बॉडी जो कहलाएगा वो चार्ज बॉडी है और वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी हमारी। कैसे कि इसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंसी ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो डेफिशिएंसी तो है लेकिन किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अधूरी सी बात है अभी भी। तो मुझे देखना कि ये 100 प्रोटॉन और ये 100 प्रोटॉन है, यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन है जबकि 95 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में ही आप देखें एक बात को समझेंगे कि मैं इसको कंपेयर करूं तो इट मींस द 100 इलेक्ट्रॉन एंड 100 प्रोटॉन, तो बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल बॉडी। और यहां पर 100 प्रोटॉन है, 95 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉडी को हमने क्या कहा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो कम है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द प्रोटॉन लेस है, तो इसलिए ऐसी बॉडी को हम क्या नाम दे देंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। तो कम इलेक्ट्रॉन को देखना है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन सही बात है ये कहेंगे, लेकिन कंपेयर करते हुए कहेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, प्रोटॉन के साथ। कंपेयर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा अधूरी सी बात लगती है। द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द प्रोटॉन इज नोन एज द पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज को हम डिफाइन करें तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। समझ गए भाई, तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज कह देंगे। फिर देखिए हम मुझे पूछे कि बताए नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सेम ऐसे ही तरीके से देखे अपन, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, तो फिर से देखे तो हमने कहा ये देखिए कि अब यहां पर फिर से लेते हैं अपन, ये 100 प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 100, तो प्लस का 100 है और ये माइनस का 100 है, टोटल जो बनता है वो 0 है। तो ऐसी बॉडी फिर से क्या कहलाएगी, ये न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब हमसे कहे इसमें से मैं यहां से 5 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देता हूं, इफ द 5 इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू द बॉडी, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर कर लेते हैं अपन इसको तो पता लग जाए, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिया हमने, 5 इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू द बॉडी। तो अब नई बॉडी जो बनती है, ये नई बॉडी बनी।
अब बताएं इसके पास में 100 प्रोटॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई 105 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताओ यहाँ पर प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 100 एंड इलेक्ट्रॉन इज 105 हो गए। तो यहाँ पर आंसर जो मिलता है मुझे -5 मिल जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर साइन कैसा मिल रहा है मुझे नेगेटिव मिल रहा है। तो बॉडी कैसी कहलाएगी यहाँ पर नेगेटिव बॉडी या नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाती है। इसको क्या डिफाइन करना चाहें तो देखेंगे आप, इसमें कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है इसलिए नेगेटिव है। तो इट मींस क्या कहेंगे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द प्रोटॉन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, पार्टिकल होगा तो नेगेटिव चार्ज कह देंगे और बॉडी होगी तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। तो अब थोड़ा सा समझेंगे। हम पॉजिटिव के बारे में बात करें तो पॉजिटिव किसे कहे द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, प्रोटॉन ऊपर है प्रोटॉन तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। नेगेटिव चार्ज किसे कहेंगे द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ कंपेयर करिए वो नेगेटिव बॉडी कहलाती है। तो उस तरीके से हम एक्सप्लेन कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी हमारे इस तरीके से। हमने नाम सुना है सोडियम का, सुना भाई सभी ने, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसमें सोडियम आता है। सोडियम में देखेंगे तो ये सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाए तो 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2, 8 और 1 होता है। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन। देखिए ये मान लेता हूं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 11 होंगे। न्यूट्रॉन भी रहता है, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि न्यूट्रल है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आगे देखें कि मान लेते हैं अपन इस तरीके से कि यहां पर इसके अराउंड जो होगा बहुत सारी ऑर्बिट्स होगी और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिवॉल्व करता है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रिवॉल्व करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 होंगे। ठीक, ये सोडियम का हमने एक डायग्राम बनाया, एटम का डायग्राम बनाया। अब देखें उसने कहा ये यदि मैं इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करा देता हूं, ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द सोडियम एटम, यहां से इजेक्ट करा दीजिए सिंगल इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो अब बताइए ये बनता है हमारा इस प्रकार से। तो ये न्यूक्लियस का डायग्राम बना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी 11 है और न्यूट्रॉन के बारे में हमने कहा कुछ नहीं कहना चाह रहा। और इस टाइप से इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना चाहे तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट फिर से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक ऑर्बिट ये मिलता है, दूसरा सेकंड ऑर्बिट मुझे ये मिलेगा। इसमें बताएं कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन ए फर्स्ट ऑर्बिट इज 2 एंड सेकंड ऑर्बिट इज 8। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो चुका है तो यहां पर ये 11 कर देता है, 11 है ये 11 कर देता है। तो यहां पहले देखें इसको, तो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11 प्लस का है 11, इलेक्ट्रॉन भी है 11 और टोटल आंसर आया मेरा 0। तो ये इसका मतलब ये कैसा एटम है न्यूट्रल है। इसमें देखिए इसमें हम बात करना चाहें तो यहां पर जो बनता है वो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11 और माइनस का हो गया ये 10, तो आंसर मिलता है मुझे प्लस का 1। तो ये देखिए ये पॉजिटिव साइन जो शो करता है इसका मतलब ये सोडियम आयन है और ये पॉजिटिव लगता है, इसलिए हम इसको जो लिखते हैं ना बेटा इस तरीके से लिखते हैं Na+ लिखा जाता है। समझ में आ गया भाई। तो यहां पर कंपैरिजन करते हैं प्रोटॉन के साथ और लिया जाता है इलेक्ट्रॉन को। तो लेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन को लिया। यहां पर भी अपन इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं लेकिन कंपैरिजन जो की जा रही है वो किसकी हमने करी है, प्रोटॉन के साथ करी। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप सभी को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर हमसे कहा गया है कि अब यूनिट बताइए चार्ज की क्या यूनिट होती है। थोड़ी छोटी छोटी बातें चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम कहेंगे यूनिट के चार्ज की 2 यूनिट का डिवाइड किया जाए एमकेएस और सीजीएस के अंदर तो एमकेएस यूनिट बनती है और बनेगी कैसे उसको भी डिस्कस करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, यहां से मैं अलग से समझा देता हूं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 10 में भी पढ़ा है और नाम भी सुना हुआ है। करंट जो होता है I = Q/T, इट मींस देयरफॉर द Q = क्या लिख सकते हैं आप, I × कितना आ जाएगा T के होता है। ठीक है भाई। तो Q = I × T बताएं, इसको बोलते हैं करंट। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ये एम्पियर हो गया। और टाइम का जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या बनता है यहाँ पर सेकंड होगा।
तो इसका चार्ज का जो यूनिट बनता है वो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, और उसी एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है ऐसा यूनिट पूछा जाए तो कूलम होता है, और इसको हम एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। एमकेएस यूनिट भी यही कहलाता है। सीजीएस में जाएं अपन, सीजीएस यूनिट, तो इसका यूनिट बनता है स्टेट कूलम होता है। और यहां पर एक याद रखेंगे, 1 कूलम इक्वल टू, मैं यहीं पर लिख देता हूं, 1 कूलम इक्वल टू जो होगा, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम होता है। ठीक है भाई, इन दोनों में रिलेशन पूछा जाए कि रिलेशंस बिटवीन द एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ द चार्ज, देन 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम होता है। तो ये हम चार्ज के बारे में बात कर लेंगे। एक फिर बात करना चाहेंगे कि ये जो चार्ज होता है, हमने 11 में पढ़ा, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। वेक्टर उससे कहें जिसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती किसकी, हाँ बोलिए बोलिए जल्दी से, किसकी, हाँ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओनली और ओनली किसकी रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड की। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर, और जिसके लिए वेक्टर मतलब डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की कतई जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। आगे देखें, इसका डायमेंशन हमसे पूछे तो फिर से यहीं से लाएंगे। तो बताओ, चार्ज का, ये चार्ज एक फंडामेंटल यूनिट होता है और टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है, और इसका डायमेंशन पूछे तो मैं यहीं पर ड्रॉ कर लेता हूं। करंट का डायमेंशन होता है ए और टाइम का होता है टी। जब मुझे चार्ज का पूछा जाए तो क्यू का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो कितना लिख देंगे, AT बनता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है इसका AT, और MLT की फॉर्मेट में लिखना चाहें हम तो कितना लिख देंगे, M0 L0 A1 T1 भी लिखा जा सकता है। समझोगे भैया, ये करंट का है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द टाइम एंड द डायमेंशन ऑफ द चार्जेस AT कहलाता है। अपन ने पढ़ा है कि दे रखा है कि इफ द बॉडी हैविंग ए 100 प्रोटॉन एंड 100 इलेक्ट्रॉन्स, ये 100 प्रोटॉन है और ये 100 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, और ये टोटल कितना हो गया, 0। तो बताओ ये बॉडी कैसी कहलाएगी, ये न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब देखें, इफ द 5 इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्ट करा देते हैं। तो बताओ अब ये बॉडी जो बनी है, ये बॉडी मान लीजिए है। अब इस बॉडी में पूछा जाए हमसे तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो ये 100 ऑफ प्रोटॉन हो गए, और बताएं 5 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए तो 95 हो गए। अब इस केस में हमसे पूछा जाए तो बताओ इसके पास में कितना है इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन, और इस बॉडी को हम कैसा बॉडी कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर लिख देता हूं मैं, ये प्लस का 100 है, ये माइनस का 95 है, तो आंसर मिलेगा मुझे प्लस का 5। बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज, और ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल। इफ द मास ऑफ द न्यूट्रल बॉडी इज m0 एंड द मास ऑफ द पॉजिटिवली बॉडी हैविंग द m+ लिख देते हैं, है ना, इसका मास मान लीजिए m+ है। हमसे पूछा जाए बताइए अब इन दोनों मासेस में क्या रिलेशन होगा, न्यूट्रल बॉडी का मास ज्यादा होता है या पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होगा। उसको थोड़ा समझने के लिए आप इस तरीके से देखिए कि हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक हमारे पास में एक बकेट है, और इस बकेट के अंदर इस टाइप से यहां पर दे रखा है कि इसके अंदर हमने बहुत सारी क्या डाल दी, बॉल्स डाल देते हैं। ये नंबर ऑफ बॉल इज प्रेजेंट इन ए बकेट, ठीक है। तो ये एक बॉल रखी हमने, ये एक बॉल हो गई, ये सेकंड बॉल हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, इस तरीके से बहुत सारी बॉल डाल दी हमने। देखते हैं, हमने एज्यूम कर लिया कि एक बॉल का मास जो है वो 3 ग्राम है, एक सिंगल बॉल का मास 3 ग्राम है, और हमसे पूछे अब नंबर ऑफ बताइए कितने बॉल्स है, 9 है, तो 9 इंटू 3 इक्वल टू कितना आएगा, 27 ग्राम प्रेजेंट, द टोटल मास ऑफ ए बॉल आ जाएगा 27 ग्राम आ जाएगा। इफ द 3 balls या 2 balls इजेक्टेड फ्रॉम द बकेट, तो बताओ यहां से इस में से बाहर निकाल लेते हैं कितनी बॉल्स को, मान लेते हैं हम 2 balls को बाहर निकाल लेते हैं। ये
एक बॉल बाहर आ गई, ये सेकंड बॉल को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब मुझे बताइए इसके पास में नंबर ऑफ बॉल्स कितनी रह जाएगी, तो हम कहेंगे ये 2 निकल गई, ये 6 और 1 7 रह जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ कितनी रह जाती है 7। तो 7 इंटू 1 बॉल का मास कितना है 3 है, तो टोटल जो रहेगा वो मास रहेगा 21 ग्राम। पहले इसका मास था 27 ग्राम, अब बाद में कितना रह गया 21 ग्राम। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं इन सभी बातों से कि हम कह रहे हैं इफ द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी तो क्या होगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लिखा गया है, या हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। इतना मास होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन का, है तो बहुत छोटा सा 31 है ना, ये 31 लिखा हुआ है, पावर में माइनस का 31 kg है, बहुत छोटा सा है, लेकिन है तो सही थोड़ा बहुत मास। यदि मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन के साथ कौन चला गया, मास चला गया। फिर एक और इलेक्ट्रॉन को निकाले बाहर तो एक और मास चला गया, एक और तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो वैसे वैसे मास की वैल्यू भी थोड़ी बहुत कम होती जाएगी। जैसे बॉल को बाहर निकालते जा रहे हैं तो ये बॉल जब बाहर आ जाएंगे तो इसका मास, ये एक बॉल आ गया फिर 2 बॉल आ गए तो उसके मास की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो अब मेरे से पूछता है बताओ जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर है तो बॉडी कैसी बनती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो अब मास किसका ज्यादा होगा, m0 का या m+ का। तो देख ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, प्रोटॉन तो बराबर है, इलेक्ट्रॉन इसमें 100 है इसमें 95 है, तो इनमें m0 द रिलेशंस बिटवीन द m0 एंड m+ क्या मिलता है मुझे, तो हमसे पूछे तो हम बताएंगे, यहां पर लिख देते हैं, तो यहां लिखेंगे तो m+ की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू द m0। बात समझना कभी, तो ये वाला जो मास होगा m+ का मास थोड़ा सा कम होगा उसके न्यूट्रल बॉडी की कंपैरिजन में। अब देखें यदि मैंने आपसे कह दिया कि ये इस टाइप से ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, ये नेगेटिव ले लेते हैं, कि हम एक और फिर से समझते हैं कि इसके पास में ये 100 प्रोटॉन है 100 इलेक्ट्रॉन है और ये इसको न्यूट्रल बॉडी कह दीजिए और इसका मास है m0 है, और यहां पर हम फिर से लिख देते हैं ये 100 है, ये माइनस का 100 है, ये न्यूट्रल बॉडी है तो 0 हो गया। अब वो कहना चाह रहे हैं कि इसमें से अब 5 इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू द बॉडी, 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू ए बॉडी, ये 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब बताओ यहां पर जो बॉडी बनी है उसके पास में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां पर प्रोटॉन नंबर ऑफ तो बनते हैं 100 प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 105 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसमें कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें नंबर ऑफ बॉल्स इंक्रीज कर दूं मैं यदि, ठीक है ना भाई। तो यहां पर मैं फिर लिख देता हूं, इसी डायग्राम को अलग से बना लीजिए तो हम बना के समझ लेते हैं कि यदि हमसे कह रहा है कि यहां पर इस तरीके से इन नंबर ऑफ बॉल्स को इंक्रीज कर दीजिए। पहले नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी हमारे पास में, यहां पर ये 9 थी, अब थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई 10 कर लेते हैं, मान लेते हैं 10 है। अब जैसे ही हम इसको बॉल देंगे द नंबर ऑफ बॉल्स इज इंक्रीजेस, ठीक है, तो जैसे ही बॉल इसको मिली इस तरीके से दे दिया जाए तो अब बताओ इसका मास कितना रहेगा, तो एक बॉल का मास था 3 इंटू कितना लिखेंगे 10, तो आंसर आएगा 30 ग्राम। तो इट मींस पहले कितना मास था न्यूट्रल बॉडी का 27, अब बॉडी कैसी हो गई है नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, तो क्योंकि एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो चुका है तो मास की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी सेम एज। अब कहते हैं ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई और इसका मास एज्यूम कर लेता हूं कितना है m- है। अब मेरे से बताओ पूछा जाए कि यहां पर इन दोनों मासेस में क्या रिलेशन होगा, तो हम कहेंगे इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो ज्यादा मास है और इसमें कम है तो कम हो जाएगा, तो रिलेशन बनता है m- इज ग्रेटर देन बी m0 होगा। तो m- और m0 में रिलेशन ये बनता है, m+ और m0 में ये रिलेशन बनता है। तो उस तरीके से हमसे कोई बात पूछेगा हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे या समझा देंगे, कोई डाउट नहीं भाई। इसके साथ ही साथ हम बात करना चाहें तो एक कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में, ये मास इलेक्ट्रॉन का भाई जो हमने लिख रखा है, क्या कंक्लूजन निकल के आया कि किसी बॉडी यदि ये इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन की कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हुई, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होगा वो न्यूट्रल बॉडी से हमेशा ज्यादा होगा। दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आया,
यदि मैं कहूं कि किसी न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लीजिए तो बॉडी कैसी बनती है मेरी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास हमेशा न्यूट्रल बॉडी के मास से कम होता है। तो यही अपन ने कंक्लूजन लिखा है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या है। इफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू ए बॉडी देन मास इज आल्सो ट्रांसफर टू द बॉडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है तो मास भी उसके साथ ट्रांसफर होगा। देयरफॉर द नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज हैविंग मोर मास एज कंपेयर टू न्यूट्रल बॉडी, whereas if the electron is released from the neutral body then mass is also released, therefore the mass of a positively charged body is lesser than neutral body because the electrons having a mass। और इसकी वैल्यू कितनी होती है वो हमने लिख रखी है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होती है। कोई डाउट नहीं इसमें, कंक्लूजन ये निकल के आता है। एक और बात देखिए, आप हमसे पूछ रहे कि हमने क्या करा, एक बॉडी ली, ये एक बॉडी ले लेते हैं, ये न्यूट्रल बॉडी है और इस न्यूट्रल बॉडी का मास मान लिया हमने m0 है। अब हमने क्या करा कि एक और बॉडी बनाई हमने इस तरीके से, ये एक बॉडी बना दी यहां पर, और एक और बॉडी को ले लेते हैं, ये इस टाइप की, ये दूसरी बॉडी बनती है, ये दो बॉडी बना ली हमने। अब ये मान लिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ऐसा मान लेता है। ये न्यूट्रल बॉडी से मैंने दो बॉडी बनाई, एक तो बना ली नेगेटिवली चार्ज, फिर मैंने कहा नहीं साहब इसको पॉजिटिवली चार्ज बना लीजिए। तो इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास m प्लस एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास एज्यूम कर लेते हैं कितना है, m- है। तो हमसे पूछता है बताइए इन तीनों में से क्या रिलेशन होगा, व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन द m प्लस m0 एंड m-। तो क्या लिखेंगे बताओ, सबसे ज्यादा मास किसका होगा, जल्दी से बताइए, सबसे ज्यादा मास किसका होगा, m- का, उससे कम किसका होगा, m0 का, और सबसे कम किसका होगा, m+ का। तो इनके बीच में रिलेशन जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, m- सबसे ज्यादा, फिर m0 आएगा और फिर लिख देंगे तो m+ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इनमें रिलेशन पूछा जाए तो बेटा ये बता देना, ठीक है भाई। इसको इस तरीके से पूछा जाए तो हम बता देंगे, कोई डाउट नहीं इसमें से, किसका मास किसका ज्यादा किसका कम, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ज्यादा होंगे तो उस केस में प्रोटॉन की कंपैरिजन में तो मास की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, कम होंगे तो कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो हमने ये रिलेशन लिख ही दिया कि इनके मासेस में मुझे रिलेशन पूछे तो बता देंगे। तो ये किसका मास है, ये किसका मास है, तो लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज बॉडी का, m+ किसका है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का, m0 है मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी का, ठीक। तो इसमें रिलेशन पूछता है तो हम इनके बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। तो फिर मुझे पूछे कि रिलेशन बताइए यहाँ पर, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर रिलेशन बनता है कि m+ की वैल्यू लेस होगी किसकी कंपैरिजन में, m0 की कंपैरिजन में, और सबसे ज्यादा बनती है m- की। तो m+ m0 और m- में ये रिलेशन बन जाता है, कोई डाउट नहीं रहा इसमें से। तो अपन ने आज इतना पढ़ा है, तो देखिए अपन ने आज बातें पढ़ ली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, और चार्ज के बारे में थोड़ी छोटी छोटी बातें पढ़ी, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में जो नाम दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अपन ने नहीं बोला अभी तक, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है भाई। तो उसके बारे में भी वो भी पढ़ लिया अपन ने। फिर चार्ज की छोटी छोटी बातें थी, पॉजिटिव चार्ज का मास ज़्यादा होगा, न्यूट्रल का होगा, उसके बारे में बात कही, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं अपन, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, फिर उसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे अपन। नेक्स्ट जैसे जैसे आते रहेंगे अपन, फिर से आगे चार्ज के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो आज मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।